Hello everybody, welcome to my channel. This is the lecture for chapter 2, Motion in One Dimension for class 9 Physics. This is lecture 6. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस कर लिए थे, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी डिस्कस कर लिया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम देख लिए थे। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ बेस्ड, ये हम डिस्कस किए थे। लेकिन इस लेक्चर में भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 2 क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स। वो अगर नहीं देखे हो पहले विजिट कर लो वो सारे लेक्चर्स, देन कम टू दिस लेक्चर. Okay, now first let me tell the names of the students, those who have sent the homework. Vishal Gupta, studying in St. Mary's School, Balia from Uttar Pradesh. Abhinav Bhardwaj, studying in Don Bosco Academy from Patna. Shahibdeep Singh, studying in Sacred Heart Convent School from Punjab. And Shubhika Agarwal, studying in St. Anthony's Junior College from Agra. So from different parts of India, students have sent me the homeworks. Very good. It's a proud moment for me that you all are sending me the homeworks. Now moving straight forward to today's topic. जो मैं बोला था कि आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं करूंगा, मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, करना तुम्हें है। मैं स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लिखने वाला हूं, मैं बस बता देता हूं। जितना ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, इजंट इट? इसीलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बिलो। ठीक है, दिया हुआ है तुम्हारे सामने क्वेश्चन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन पार्ट्स ए बी, बी सी एंड सी डी। 3 पार्ट्स है ग्राफ में। अब ग्राफ में देखो, ए बी एक पार्ट है, बी सी एक पार्ट है एंड सी डी एक पार्ट है। ठीक है, ये ग्राफ का 3 पार्ट्स है। तुम्हें तीनों डिफरेंट पार्ट्स में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, आई होप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर। अब मुझे बताओ कि अगर एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो तुम क्या निकालते हो? स्लोप निकालते हो या एरिया निकालते हो? तो मैं बताया था कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे स्लोप निकालना होगा, और मुझे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, यानी मुझे स्लोप निकालना है। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ है, तीनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? तो ए बी का स्लोप सबसे पहले निकालेंगे। ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। चलो, बी ले लिया एंड ए ले लिया। तो बी के लिए कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस क्या है? 30। उसी तरह ए का क्या है? 0। और वाई एक्सिस क्या होगा? बी का 4 और ए का 0, यानी 30/4 क्या वैल्यू होगा? 7.5। और ये हमारा क्या निकल रहा है? एक्सेलरेशन, यानी 7.5 एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ए बी का निकल गया। उसी तरह बी सी का स्लोप क्या होगा? बी सी का स्लोप BC का स्लोप इज 0। वाई? बिकॉज इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये मैं बता दिया था, कोई भी लाइन अगर टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। सेकेंड पार्ट का स्लोप 0 है। और फिर तुम्हें क्या निकालना है? CD का स्लोप। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। फर्स्ट में किस पॉइंट को कंसिडर करेंगे? जो टाइम एक्सिस में जिसका वैल्यू ज्यादा है, ये मैं बताया था ना। तो D का वैल्यू लेंगे, यानी यहाँ पर D का वैल्यू कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है? 0। और C का कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है? 30। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 - 30। और उसी तरह से एक्स एक्सिस का लेंगे। D का एक्स एक्सिस कितना है? 10। और C का एक्स एक्सिस कितना है? 8। तो 10 - 8 दैट इज -30/2। इसका क्या आ जाएगा? -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा CD का स्लोप आ जाएगा। तो देखो आंसर इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के नीचे, आंसर तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। पहला ए बी का स्लोप 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी सी का 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सी डी का -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आंसर आया ये मैं बता दिया तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों का काम क्या है? कॉपी में उसको स्टेटमेंट से लिखना है। तुम्हें पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, फिर नीचे लाइन में इक्वल्स टू, इक्वेशन बनाकर तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब तुम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट 2 को देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट ए बी, बी सी, सी डी
ये निकालना है, ए बी बी सी और सी डी का मुझे अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होता है, एरिया, यानी ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर है मुझे, तो मुझे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, जो ए बी के नीचे बना हुआ है, यानी दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल विच आई हैव सर्कल जस्ट नाउ, उस ट्राइंगल का तुमको एरिया निकालना है, तो निकल जाएगा। तुमको स्टेटमेंट क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर ए बी। फिर नीचे क्या लिखोगे, इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब बेस लेना है, बेस कितना है यहाँ पे 0 से 4, यानी 4 इज द बेस, एंड व्हाट इज द हाइट, 30 मीटर पर सेकेंड इज द हाइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा डिस्टेंस निकल गया 60 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकल गया 60 मीटर फॉर ए बी। सिमिलरली फॉर बी सी यू हैव टू फाइंड ना, बी सी के अंडर में कैसा शेप बन रहा है, इट इज अ रेक्टेंगल। तुम्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 4 से 8, दिस इज द लेंथ, सो 4 से 8 कितना हो जाएगा, 4, isn't it, 8 minus 4 is 4, and what is the breadth, this length, it is 30. Okay, so 120 meter is the displacement in BC, part BC. Now CD के displacement को निकालना है, that is the third part. That means this triangle formed under CD. Okay, so again half into base into height. Base कितना हो गया 8 से 10, यानी 2 सेकेंड, और हाइट कितना हो गया 30, यू कैन सी दिस लेंथ इज 30, हाइट इज 30, सो सॉल्विंग इट वी विल गेट 30 मीटर। आई होप डिस्प्लेसमेंट इन ऑल द 3 पार्ट्स आर क्लियर। ठीक है, ये करना तुमको है स्टेटमेंट्स, मैं बस एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या तो तुम दो प्रोसेस है, एक है कि तुम्हारा जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ए बी का डिस्प्लेसमेंट, बी सी का डिस्प्लेसमेंट और सी डी का डिस्प्लेसमेंट, यानी 60, 120 और 30, ये तीनों वैल्यूज तुम्हारा निकला ना अभी जस्ट। ओके, इन तीनों वैल्यूज को तुम ऐड कर दो, तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। दिस इज एन इजी मेथड। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि तीनों वैल्यूज का ऐड ना करके ये एंटायर जो शेप है, जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का तुम एरिया निकाल लो, वो भी कर सकते हो। उसको भी अगर करोगे तो 210 मीटर ही आएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आई होप तुम लोगों को याद है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये इस फॉर्मूला से भी अगर निकालते हो तो भी तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, या फिर इंडिविजुअल जो डिस्प्लेसमेंट निकला है तीनों को ऐड करने से भी तुम्हारा निकल जाएगा। बना लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिगर 2.44 यानी जो फिगर तुम्हारे सामने है, शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है। स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तुम्हें बताना है कि मोशन का नेचर क्या है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसका मोशन का नेचर क्या है। तो देखो, सबसे पहला तो ये ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुम्हारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ये मैं बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। यानी 0 to 4 सेकेंड्स, ग्राफ को देखो, 0 to 4 सेकेंड्स में ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, और 4 सेकेंड के बाद ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है। वही चीज तुमको यहाँ लिखना है। देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स एंड देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड्स। तो 4 से 6 सेकेंड के बीच रिटार्डेशन हुआ है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ है, और 0 से 4 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ है। ये तुम्हें लिखना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स मतलब इस जो 6 सेकेंड को देखो, वहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड के एंड में कितना हुआ, ये निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, यानी एरिया ऑफ द एंटायर ट्रायंगल मुझे निकालना होगा। तभी मुझे 6 सेकेंड्स तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मुझे पता चलेगा। टोटल एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना होगा। बेस का कितना वैल्यू है, 0 से 6, दिस इज बेस, 6 इज द बेस, एंड व्हाट इज द हाइट, यू कैन सी हाइट इज 2, ठीक है, इट इज द वैल्यू गिवन इन द ग्राफ ओनली। सो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा 6 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है? तो तुम देखोगे डायरेक्शन किस से पता चलता है डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं। मैं बार बार इस चीज को बताया था पहले भी कि अगर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करता है, और नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है। यानी प्लस साइन और माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एक्सेलरेशन में भी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन को कौन इंडिकेट करता है? साइन, प्लस साइन या माइनस साइन। डिस्प्लेसमेंट भी प्लस साइन और माइनस साइन से हम डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे throughout you will see the graph is in positive axis, x axis भी पॉजिटिव है, y axis भी पॉजिटिव है, ओके। सो इस केस में हमारा एक ही पर्टिकुलर साइन लिया गया है, पॉजिटिव साइन है, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो ऐसे ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ऐसा फिर ऐसे नेगेटिव एक्सिस में भी चला गया, y एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है और ये y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट में भी अगर ग्राफ है, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, क्योंकि उसका साइन कभी पॉजिटिव था, फिर एक समय उसका साइन नेगेटिव एक्सिस में भी आ गया है। तो इस तरह से अगर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तब हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है। बट इन दिस क्वेश्चन डायरेक्शन हैज नॉट चेंज बिकॉज थ्रू आउट द बॉडी हैज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Compare the distance traveled by the particle from 0 to 4 seconds and from 4 to 6 seconds। यानी 0 to 4 सेकेंड में उसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इन दोनों डिस्टेंसेस का मुझे रेशियो निकालना है, क्योंकि क्या बोला है? कंपेयर करने बोला है। कंपेयर मतलब रेशियो। तो 0 to 4 सेकेंड यानी पहला पार्ट का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो मुझे ये वाला ग्राफ का निकालना है जो मैंने अभी बॉक्स में किया, 0 to 4 यानी दैट पर्टिकुलर ग्राफ, 0 to 4 सेकेंड का ग्राफ को मुझे देखना है। उससे मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? 4, देखो यहाँ तक 4 है, इंटू हाइट, हाइट कितना है? 2। तो ये जो निकला मेरा 4 मीटर, दिस 4 मीटर इज फॉर 0 to 4 सेकेंड, दिस 4 मीटर इज द डिस्टेंस during 0 to 4 second. Now similarly for the next 2 seconds, 4 से 6 seconds के बीच अब निकालना है। तो इसका क्या निकल जाएगा मुझे? अब जो दूसरा ट्रायंगल फिगर में है उसका एरिया निकालना है, यानी इसका एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 4 से 6 2, और हाइट कितना है? 2। तो ये 2 निकल गया। तो हमारा पहला केस में 4 मीटर निकला था, इस केस में 2 मीटर निकल गया। तो क्या हो जाएगा? 6 मीटर हमारा पहला। तो मैं रेशियो निकालना है, टोटल तो निकालना नहीं है। तो 4 मीटर बाई 2 मीटर, यानी इसको काटेंगे तो 2/1 आ जाएगा, 2:1। तो रेशियो इज गिवन 2:1। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, तुम लोग बना लोगे, इसीलिए मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड्स। यानी 0 to 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन मतलब तुम्हें स्लोप निकालना है पहला पार्ट का। उसके बाद रिटार्डेशन जब हुआ 4 सेकेंड से 6 सेकेंड, इस पार्ट का रिटार्डेशन तुम्हें निकालना है, यानी इसका भी स्लोप निकालना है। तो इंडिविजुअली तुम्हें इस फर्स्ट पार्ट का स्लोप, फिर सेकेंड पार्ट का स्लोप तुम्हें निकालना है। तो स्लोप तुम्हें निकालने आता है, तुम निकाल लोगे, तुम्हारा आंसर मैच कर लोगे, आई होप बन जाएगा तुमसे। तो ये 2 क्वेश्चंस को आज बना लेना। ओके, नाउ मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टुडेज टॉपिक, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बुक में नहीं है, एक भी नहीं दिया हुआ है, और ये बोर्ड में भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। ओके, ओनली क्वेश्चंस विल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस
ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ड्रॉ द दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो अगर तुम्हें बोला जाए ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है ना। इट इज तो वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन जीरो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी चेंज करना है। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो टाइम के साथ साथ जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू जीरो ही रहेगा। आई होप यू आर एबल टू सी द रेड लाइन ऑन द ग्राफ विच इज coinciding with the x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर ही रेड लाइन बना दिया गया है, यानी थ्रू आउट टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एग्जाम में भी अगर आएगा तुम ऐसे ही ग्राफ बनाओगे, इधर एक्सेलरेशन प्लॉट करोगे और इस साइड में टाइम को प्लॉट करोगे और टाइम एक्सिस को ही थोड़ा डार्क बना देना, वही हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी व्हेन इट इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट वेलोसिटी चेंज भी कर रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है p एक्सेलरेशन, वो थ्रू आउट कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो दिस ग्राफ इज शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Now, if a body is moving with uniform retardation, it will be very similar to uniform acceleration, but it will be in the negative axis, क्योंकि retardation means negative acceleration। तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और मैंने वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू शोइंग विच इज शोन बाय पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तुम एक एक जो केसेस है, इस केसेस को अपने कॉपी में बनाते जाओ, एग्जाम में कुछ भी केस पूछ सकता है। ऐसे पूछ देगा ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरह का कोई भी ग्राफ आएगा तो तुम्हें फंसना नहीं है, तुम्हें बनाना है। नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी अंडर फ्री फॉल। सबसे पहले तो समझना है कि फ्री फॉल मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। Only and only force that is acting on the body should be gravitational force and no other force। तो अगर तुम ऊपर से अपने छत से एक बॉल को गिराते हो या फिर अपने छत से एक पत्थर को नीचे गिरा देते हो, तो तुम क्या बोलोगे कि वो फ्री फॉलिंग हो रहा है? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि हवा है, जब बॉल गिर रहा है तो हवा उसके चारों तरफ है, जो पत्थर गिर रहा है हवा उसके चारों तरफ है, एंड दैट हवा इज ऑफरिंग, दैट एयर इज ऑफरिंग रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन दैट बॉल और ऑन दैट स्टोन। तो वहां पे तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वो फ्री फॉलिंग केस नहीं हुआ। फ्री फॉल कब होगा? जब वहां हवा भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, मींस वैक्यूम में अगर तुम कोई चीज को गिरा रहे हो, वैक्यूम में जहां कुछ नहीं है, तब सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटी। तब हम बोलेंगे कि बॉडी फ्री फॉल कर रहा है। आई होप फ्री फॉलिंग क्या है क्लियर है। तो उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? तो याद रखना, बॉडी का जब फ्री फॉलिंग होता है तब उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ही बनाना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या था? पैरेलल टू टाइम एक्सिस मुझे बना देना है। तो मैंने यहाँ पे भी वही काम किया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ बना दिया है फ्री फॉलिंग में, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सिर्फ एक वैल्यू इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना जरूरी है, क्योंकि इतना ही एक्सेलरेशन होता है। ये फिक्स्ड है, मोर और लेस फिक्स्ड है, जगह से जगह चेंज होता है, इक्वेटर पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है,
पोल्स में जाएंगे, थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन मोर और लेस ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, और इस वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ये किसका वैल्यू है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। ये यहाँ पे इंडिकेट कर देना कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग फ्री फॉल। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड this graph. Both are same, there is no difference at all, only you have to write the value. Okay, this is the acceleration time graph. Now we will do the displacement time graph for a body under free fall. देखो displacement time graph तो मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया था, लेकिन ये स्पेशल केस है, फ्री फॉल के केस में displacement time graph कैसे बनेगा, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए ग्राफ को याद रखना। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ नहीं होता है। देखो सुनने में बड़ा स्टाइल से हम बोल दिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ नहीं होता है, और तुम्हें लग रहा है बहुत डिफिकल्ट टर्म्स मैंने यूज कर दिया, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, समझ जाओ। लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ मतलब इस तरह से जे टाइप का जो ग्राफ बना, कर्व्ड ग्राफ। तो देखो ये कर्व्ड पाथ है, यानी ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बस इतना ही तुम्हें जानना है। लीनियर ग्राफ नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर बॉडी अंडर फ्री फॉल, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और इधर डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया, यहां मैंने टाइम को प्लॉट किया, और मुझे एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ मुझे मिल गया। तुम्हें यहाँ वैल्यूज लिखना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे देखो वैल्यूज लिखा हुआ है ना, वाई एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे भी वैल्यूज लिखा हुआ है, दैट इज नॉट कंपलसरी टू राइट, यू कैन ओनली जस्ट मेक द कर्व्ड लाइन एक्सपोनेंशियल कर्व, दैट्स ऑल। नाउ बगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है इन इटैलिक्स, क्या लिखा हुआ है? फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, इसको उतार लो कॉपी में, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। इधर जो डिस्प्लेसमेंट है और इधर जो टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर रिलेशन होता तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बोलते, लेकिन लीनियर ग्राफ नहीं बन रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर का ग्राफ जब बनाएंगे तब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो ये कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारा, लेकिन इसको भी फॉर द टाइम बिंग इसको भी रट लो कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तुम्हारे बुक में एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं कैसा क्वेश्चन आया था और आ सकता है बुक में। जस्ट अ मिनट, लेट मी टर्न द पेजेस ऑफ माई बुक। ओके, आई हैव गॉट द क्वेश्चन। हाउ इज द डिस्टेंस related with time? क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द डिस्टेंस रिलेटेड विथ टाइम फॉर द मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्टेंस टाइम के साथ कैसा रिलेशन है फॉर अ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सच दैट द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में। तो ये क्वेश्चन, ये तुम्हें इक्वेशन लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, और इसको लिख देना एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। I hope this is clear. Okay, we stop over here and we will move to the next topic, which is equations of motion in our next lecture, यानी lecture 6 में हम बात करेंगे। ठीक है, आज का कितना लेक्चर था? आज का lecture 6 था, यानी lecture 7 में बात करेंगे। ओके, सॉरी, हम ये equations of motion lecture 7 में बात करेंगे। Till then, stay well. Please like my video, subscribe, and please share with your friends. Okay, that is very important. It will help me to grow my channel. Please do me this favor. Thanks for watching, and we will meet in the next video.